नमस्कार, मेरा नाम विपिन मेनन है और संवाद भारत में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूँ, नया वीडियो लेकर आया हूँ और वीडियो का विषय भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत हलचल हो रही है और कल का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। दो बड़े नेताओं के बयान आए हैं, मैं उसमें से कुछ चीज़ों पे आपकी नज़र रखूँगा, आपको बताऊँगा। देखिए, पहला चीज़ तो संजय राउत जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल। अब संजय राउत जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों नौबत पड़ी, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग था, वो है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी एक न्यूज़ जो आउटलेट है लोक सत्ता, उनको इंटरव्यू किया। तो ये दोनों में बहुत सारे ये दोनों चीज़ों में महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। आपको मैं पहली तो संजय राउत के मुद्दे को लेकर जाऊंगा। संजय राउत जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इंटरेस्टिंगली उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े डिस्टर्ब्ड है, डरे डरे से है। तो इसलिए मेरा आज का शीर्षक भी हुए कि आज संजय राउत डरे डरे से है, क्योंकि वो धमकी भले ही देते हैं वो, और शिवसेना का ये आदत रहा है, वो धमकी तब देते हैं जब वो थोड़े से डरे हुए होते हैं और वो डर छुपाने के लिए वो धमकी देती है। तो कल संजय राउत ने एक इशारों से ये कहा कि जो पुणे खेड़ के जो एमएलए है, जो अजित पवार साहब है, उनके करीब भी माने जाते हैं, उनको जीतने नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम। अगर ये महाविकास आघाड़ी करके लड़ेंगे तब भी उनको हराएंगे। और ये सिर्फ पुणे जिले खेड़ पंचायत समिति की बात नहीं है, क्योंकि ये हुआ यूँ क्योंकि वो जो एमएलए है दिलीप मोहिते पाटिल, उन्होंने कुछ सदस्यों को अपने तरफ लेके शिवसेना का जो पंचायत समिति सभापति है, जो हेड है, उसको गिराने का काम किया। तो इससे नाराज़ होकर शिवसेना के स्थानिक नेतृत्व ने ऊपर उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी तक ये बात पहुँचाई। अभी देखो, ये अलायंस की बात देखो, ये अलायंस बनी परिस्थितियों की वजह से। परिस्थिति क्या थी? खुद का जो अस्तित्व है ये उसकी लड़ाई हो गई थी। अगर ये अलायंस नहीं बनती तो तीनों में से एक पार्टी खत्म हो जाती थी, ये इनको पता था। और एक पार्टी खत्म होने के बाद दूसरी पार्टी भी खत्म हो जाती धीरे धीरे, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में थी वो अपना ऑर्गेनाइजेशन विस्तार इस तरह से कर रही थी कि एनसीपी और शिवसेना एक के बाद एक खत्म होने के कगार पे थी। क्योंकि देखो, एनसीपी और शिवसेना को ऑफर करने के लिए कुछ नया था नहीं, और उन्होंने अस्मिता और एक जातीय राजकारण दोनों पार्टियों ने कर करके लोगों के मन में और नई पीढ़ी के मन में एक सैचुरेशन पॉइंट लाया जहाँ पे वो ऑफर कुछ नहीं करती। और ऑन द अदर साइड देवेंद्र फडणवीस जी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो और महाराष्ट्र के इकोनॉमी उसको एक तेज़ी देने का काम कर रहे थे। इससे डर कर इनकी राजनीतिक जो अस्तित्व है, इसको धोखा जब आया तब इन्होंने निर्णय लिया कि अब बीजेपी को यहाँ पे वापस पावर में लेके आना हमारे राजनीतिक अस्तित्व के लिए धोखा है। ये एक पॉइंट हो गया। अब देखो, ये सरकार बन के 2 साल होने आ रही है, नवंबर में 2 साल ख़त्म हो जाएगी। अब जब 2 साल होगी तो आपके पास सिर्फ 3 साल बचेंगे। 3 साल में आपका और 1 साल कोरोना में जाएगा, वैक्सीनेशन और वो बाकी चीज़ों में जाएगा। उसके बाद जो एक बचा हुआ साल है उसमें आपको गवर्नेंस और बाकी चीज़ों और जो आपके नगर पालिका के इलेक्शन है वो सब में जाएगा, प्रचार प्रसार में। फिर एक लास्ट का बचा हुआ साल है वो आपका जाएगा राजनीति में, उसमें भी 6 महीना जाएगा लोकसभा इलेक्शन लड़ने में, बाकी का 6 महीना जाएगा विधानसभा इलेक्शन में। तो आप ये समझ लीजिए, ये सरकार के पास अब सिर्फ 1.5 साल है, बाकी के 1.5 साल चुनाव में जाने वाले हैं। उसमें से जो 1 साल है वो कोरोना में जाएगा और 6 महीना इनको खुद के खड़े में जाएगा। तो अब जो आने वाले 1.5 साल है उसमें आपको धीरे धीरे करके जो ज़मीनी स्तर पर, जहाँ पे बहुत सारे जगह है एनसीपी और शिवसेना का डायरेक्ट टक्कर सालों साल रहा है, अब अचानक मैं उठ के उनके लिए प्रचार तो नहीं कर सकता। तो वैसे जो लोग हैं वो लोग सब पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में खास करके मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे एक्स एमएलएज एमपीज ये है जो देवेंद्र जी के टच में हैं और देवेंद्र फडणवीस और अन्य पॉलिटिकल पार्टी, प्रकाश अंबेडकर और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में हैं, जो अपना पॉलिटिकल अस्तित्व और फ्यूचर को लेकर चिंतित है। अभी जैसे
खेड़ में हुआ, खेड़ जो पुणे ज़िले में एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे कुछ नगर सेवकों को, कुछ जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनको एनसीपी वालों ने पोचिंग किया। मतलब क्या किया, भगा दिया, और शिवसेना का जो सभापति वहाँ पे था उसको हटाने का काम किया। अब ये एक एमएलए के खिलाफ संजय राउत जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के पिछले एक साल पहले पारनेर में जब एनसीपी का एमएलए ने 5 शिवसेना के नगर सेवक को भगा लाए, तब शिवसेना के जो प्रमुख और अभी के मुख्यमंत्री, उन्होंने शरद पवार जी से पर्सनली बात करके ये नगर सेवकों को वापस पार्टी में लेके आए। अब वो स्थिति नहीं रही। अब एनसीपी चाहे कितनी भी पोचिंग करे, शरद पवार जी इन्वॉल्व हो गए, उनको शिवसेना को वापस नहीं देगी। इससे परेशान होकर शिवसेना ने अब धमकियां देना शुरू की है। मैं तो बोलता हूँ ये जो स्टेटमेंट है संजय राउत का कि हम भांगड़ी डालेंगे, ये इनका मानसिकता दर्शाता है कि ये कितने कमज़ोर समझते हैं महिलाओं को। और महिलाओं को जब आप कमज़ोर समझते हैं, तब आपका जो खुद का कमज़ोरी है वो और बाहर आ जाता है। तो ये एक झूठी धमकी देने की कोशिश की एनसीपी को, और एनसीपी ने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इसी में बीच में 3-4 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस की एक इंटरव्यू है, वहाँ पे उन्होंने एक बात स्पष्ट कही। मैं उसके डिटेल में बाद में विश्लेषण करूँगा वो इंटरव्यू का, लेकिन उसमें एक बात स्पष्ट आई कि देवेंद्र फडणवीस ने ये क्लियर कर दिया कि अब कोई एनसीपी सेना के साथ अलायंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि हम अगर चुनाव में जाएंगे तो फुल मेजॉरिटी के साथ जीत के आए, इसी कार्य से चुनाव में जाएंगे, ये एक हुआ। लेकिन अगर कोई कारणवश ये सरकार गिरती है तो हम पर्याय देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका 2 ही मतलब मेरे नज़र में आता है। एक, या तो सरकार गिरने के बाद कोई एमएलए या एमपी कुछ एमएलए को तोड़ो अलग अलग पार्टी से और उसको अपने साथ लाओ, या मिड टर्म पोल करके अपना पार्टी का सारा ताकत लगा के खुद के दम पर जीत के आओ। ये 2 ही मेरे को सिनेरियो लग रही है। लेकिन अभी कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि सरकार आज गिरेगी, कल गिरेगी। ये देखो, ये जो रूमर्स है ना, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि सरकार आजकल में नहीं गिर रही है। क्योंकि 2 कारण हैं। एक, कोरोना का काल है। दूसरा, अभी सरकार गिरने लायक कोई परिस्थितियां निर्माण नहीं हुई। जैसे ये परिस्थिति बनी, सरकार बनने की भी एक परिस्थिति निर्माण हुई थी, उसी तरह सरकार गिरने की भी एक परिस्थिति निर्माण होगी। जब वो परिस्थिति निर्माण होगी तब जाके लोगों को धीरे धीरे अंदाजा होगा कि सरकार गिरने वाली, अब ये सरकार मतलब स्टेबल नहीं रह सकती। हाँ, ज़मीनी स्तर पे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और वो डिस्टर्बेंस ये परिस्थितियां निर्माण होने का संकेत है। तो इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि संजय राउत जी थोड़े से डिस्टर्ब अपने राज्यसभा सांसद के जो कालावधि है उसको लेकर भी है, क्योंकि शायद उनको एश्योरेंस नहीं मिला हो शिवसेना से कि उनको एक्सटेंशन मिलेगा। शरद पवार जी ने भी उनको कोई एश्योरेंस नहीं दिया हो। ऐसे में जुलाई 2022 में जो ख़त्म हो रही है उनकी संसदीय कार्यकाल है, उसको अगर दोनों पार्टियों ने अगर सहमति नहीं दिखाई तो वो धोखे में है। तो अगर ऐसे में अगर ये सरकार, अगर उनको एश्योरेंस नहीं मिलता और ये सरकार को जिन्होंने बनाने की भूमिका ऐसा मीडिया में बताई जाती है और वो कुछ करके ये गिराएगी क्या, इसकी संभावना है। लेकिन मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी तो संभावनाएं सब होती है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स के सारे संभावनाओं को हमें एनालाइज करना ज़रूरी है। और ये मैं आपके सामने रखता हूँ, आप लोग भी खुद सोचिए कि ऐसा पॉसिबल है क्या, है या नहीं, होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। इतना कहकर मैं आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है उसके 2 शब्दों का विराम देता हूँ, और आपसे और वादा करता हूँ कि मैं और नए नए टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों से, राजनीतिक, अराजनीतिक, सामाजिक और अन्य विषयों को लेकर जो मेरे अध्ययन में है वो मैं लेकर आप लोगों से बात करूँगा। इतना कहकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।